तो भाई आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आपको पिछले लेक्चर में मौर्य काल से संबंधित सारी चर्चा मैं आपको कर चुका हूं, और कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, मैं उस स्तर से पढ़ा रहा हूं कि आपको सारे एग्जामों के कोई भी क्वेश्चन हो, आपको हल करने में आसानी हो। ठीक। तो मौर्य काल समाप्त हुआ था, उसी क्रम में मौर्य काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर आगे का चैप्टर मौर्योत्तर काल, फिर उसके बाद गुप्त काल, फिर उसके बाद गुप्तोत्तर काल। इसके बाद हमारा एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास का जो ये सेगमेंट है समाप्त हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए हम मौर्य काल संबंधित कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक। तो पहला, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो मैंने आपको बताया था कि किसने पढ़ा, किसने खोजा, किस अभिलेख को पढ़ा, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए वुलर, बी रॉबर्ट सेवेल, सी जेम्स प्रिंसप, डी कार्डरी गटन। ठीक। तो सबसे पहले किसने पढ़ा, सबसे पहले किसने खोजा था? टी फैंथलर। मैंने बताया था कि एक अंग्रेज ऐसे जंगल में टहल रहा था और एक पत्थर से टकराया, उस अंग्रेज का नाम था टी फैंथलर। तो वो वही था। ठीक। लेकिन पढ़ा किसने, ये मैंने आपको बताया था कि जेम्स प्रिंसप। ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, अशोक के अभिलेख को तो पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। ठीक। तो इसमें क्या आंसर होगा? जेम्स प्रिंसप। ठीक। अगला, अशोक के अशोक को अपने शिलालेखों सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। ठीक। मतलब अशोक के ज्यादातर अभिलेखों में अशोक का कौन सा नाम ज्यादा उपयोग हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अशोक के ज्यादातर अभिलेखों में अशोक का कौन सा नाम उपयोग हुआ है? मैंने आपको बताया था कि अशोक के अभिलेखों में अशोक नाम मिलता ही नहीं है, बहुत कम अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ज्यादातर अभिलेखों में कौन सा नाम मिला था। तो मैंने आपको बताया था प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, ये चीज मैंने आपको बताया था। क्या? देवताओं का प्यारा, अशोक अपने को देवताओं का प्यारा कहता था। तो प्रियदर्शी, 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 ये सारी चीजें एक ही हैं। ठीक है। इसमें ऑप्शन में चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, लेकिन डी ऑप्शन आपका प्रियदर्शी सही होगा। ठीक। आप उस लेक्चर को देखिए, इसके बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। देखिए, ना हल हो तब आप हमको कमेंट करके बताइए सर ये नहीं हल हो रहा है। ठीक। इसमें ये दिक्कत आ रही है। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका 100% आप हल कर ले जाएंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अशोक, वो अभिलेख बताओ जिसमें अशोक नाम मिलता है। तो मैंने आपको बताया था तीन चार था, मस्की, नट्टूर, उडेगोलम, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो कौन सा उसमें क्या है ऑप्शन? इसमें ऑप्शन देखिए, ए कालसी, बी रोमेनदेई, सी विशिष्ट कलिंग राजा देश, डी मस्की। तो मस्की है। मस्की, उड़ेगोलम, ये सब नेटूर, ये सब सारी चीजें मैंने आपको बताना कि अशोक के अभिलेखों में अशोक नाम ज्यादातर अशोक नाम मिलता ही नहीं है, केवल तीन चार में मिलता है। तो क्वेश्चन उसी से बनेंगे बार बार। ठीक है। तो ये वही पूछ रहा है कि वो अभिलेख बताओ जिसमें अशोक नाम मिलता है, तो मस्की है वो। ठीक। अगला, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? अब ये क्वेश्चन देखिए, लिखना तो चाहिए लेख, किस शिलालेख के, किस लेख में? मैंने आपको बताया था कि अशोक का जो बृहद शिलालेख था, बृहद शिलालेख कुल कितने थे, ये मैं आपको बता चुका हूं। उन बृहद शिलालेखों पे 14 लेख लिखे हुए थे। तो वो 14 लेख के बारे में पूछ रहा है कि कलिंग का युद्ध का वर्णन किस लेख में है। वही पूछ रहा है कि कलिंग के युद्ध का वर्णन किस लेख में है। तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जितनी भी जितनी भी घटिया चीजें हैं, जितनी भी जैसे जितनी भी मतलब ऐसे ऐसा मानिए आप कि जितनी भी गड़बड़ चीजें हैं वो आपको 13 तारीख को होती हैं। जैसे 13ही,
जैसे मैंने आपको 13 बताया था, उसमें मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा 13 तारीख को एक और घटना हुई है। इसमें भी 13 तारीख को हुई है, 13 ही से 13 मैंने आपको बताया था। तो 13वें लेख में अशोक, जो कलिंग युद्ध है, शिलालेख के 13वें लेख में, तो इसमें शिलालेख कौन सा 13 कौन है? शिलालेख 1 2, ये 12 है, ये 13, ये सही है। अच्छा, ये शिलालेख का मतलब, शिलालेख नहीं, क्वेश्चन में पूछना चाहिए, शिला नहीं लिखना चाहिए उसको। क्यों? शिलालेख का मतलब शिलालेख हो गया। उसको पूछना चाहिए कि बृहद शिलालेख के किस लेख में है, कौथे लेख में है, ये पूछना चाहिए। ठीक, तो 13वें लेख में है। अगला क्वेश्चन, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। अब संगम राज्य यहाँ आ गया। हालांकि मैं संगम राज्य के बारे में अभी आपको नहीं बताया हूँ, लेकिन संगम राज्य का मतलब जान लीजिए, अशोक के साम्राज्य के पड़ोसी राज्य, जो पड़ोसी थे। तो जो पड़ोसी राज्य थे भाई, वो किस लेख में जिक्र मिलता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। किसमें? किस लेख में? जिसमें अशोक अपने पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया है। दूसरे और दूसरे और 13वें, जिसमें कलिंग और कलिंग का भी वर्णन, कलिंग वाले में जो, जिसमें कलिंग का वर्णन है, उसमें अशोक ने अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उसका भी वर्णन किया है। ठीक, तो दूसरे और 13वें में संगम राज्य का मतलब जो दक्षिण के राज्य, जो अशोक के साम्राज्य से बाहर थे, जैसे चोल, चेर, पांड, ताम्रपर्णी, श्रीलंका, ये सारी चीजें अशोक के साम्राज्य से बाहर थी। तो उसको वो क्या कहता था? पड़ोसी राज्य। ठीक, तो ये सी ऑप्शन इसमें सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित भारतीय प्राचीन अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ए सोहगौरा ताम्रपत्र, बी अशोक का रुमनदेही स्तंभ लेख, सी प्रयाग प्रशस्ति, डी चंद्र का मेहरौली स्तंभ शिला लेख। तो इसमें तो मैं आपको बताया था दो शिलालेखों के बारे में, दो अभिलेखों के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो अभिलेख, जब मैंने अशोक के सारे अभिलेखों के बारे में चर्चा कर दी, तो लास्ट में मैंने आपको बताया कि दो अभिलेख ऐसे मिले हैं सोहगौरा, और दो अभिलेख ऐसे मिले हैं जहां जहां पे क्या, उन अभिलेखों में क्या लिखा गया है कि जब जब अकाल पड़ता था, तो जो वहां के राजा थे वो क्या करते थे? संकट काल के समय दान करते थे, संकट काल के समय खाद्यान्न को। ठीक, तो वो कौन सा है? स्व गौरा, स्व गौरा। ठीक है। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। ए फहायान, बी दूसरा इत सिंह, तीसरा मेगस्थनी, चौथा ह्वेनसांग। अब इनको क्रम से सजाना है कि सबसे पहले कौन आया, फिर बाद में कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। ठीक, तो अब इसमें देखिए, इसमें अब इसमें देखिए आप, फायान और इत्सिंग, फायान और इत्सिंग कब आए थे? ये बाद में आए हैं, मतलब मौर्य काल के बाद आए हैं। तो मौर्य काल में कौन आया था? मैं आपको बताया था कि मौर्य काल में उसके साथ, किसके साथ? जो अलेक्जेंडर का सेनापति था, सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मेगस्थनीज क्या था एक? तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज। तो 3 नंबर सबसे पहले हो जाएगा। फिर इसके बाद फायान, चीनी यात्री है फायान। इसके बाद ये सारी चीज मैं अभी आपको नहीं बताया, फायान, वेनसांग, लेकिन 3 के बाद एक आएगा, फिर इसके बाद वेनसांग आएगा, फायान, वेनसांग, फिर इत्सिंग। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य काल के स्रोतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य काल के स्रोतों के बारे में बता रहा है, स्रोतों मतलब सोर्स। मौर्य काल के स्रोतों के बारे में आपको बता चुका हूँ। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशियों के विवरण, ये तमाम चीजें मैं चर्चा कर चुका हूँ। जाके आप लेक्चर को देखिए ना एक बार, इसके बाद ये सब क्वेश्चन हल करिए। पहला, साहित्यिक स्रोतों में अर्थशास्त्र तथा इंडिका एक प्रमुख स्रोत थे। तो मैंने आपको बताया था कि साहित्यिक स्रोतों में 3 थे, अर्थशास्त्र, इंडिका और मुद्रा राक्षस। ठीक, ये 3 थे, तो जिसमें
अर्थशास्त्र और इंडिया का एक प्रमुख स्रोत है, तो ये क्या हो गया ऑप्शन, ऑप्शन सही हो गया। गुप्त काल की पुस्तक मुद्रा राक्षस इस काल का एक प्रमुख साहित्यिक स्रोत है, ये भी सही है। अच्छा, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाख दत्त ने। विशाख दत्त कब लिखे थे? गुप्त काल में लिखे थे। तो ये चीज मैंने आपको बताया था कि जो मुद्रा राक्षस है वो गुप्त काल की पुस्तक है, लेकिन मुद्रा राक्षस से जानकारी मौर्य काल की मिलती है। ठीक, तो इससे आप ये चीज बता सकते हैं कि मौर्य काल के बारे में जानकारी कोई जरूरी नहीं है कि मौर्य कालीन स्रोतों से ही मिले। ये मौर्योत्तर कालीन स्रोतों से भी मिल सकता है, गुप्त कालीन स्रोतों से भी मिल सकता है और गुप्तोत्तर कालीन स्रोतों से भी मिल सकता है। ठीक, तो मुद्रा राक्षस गुप्त कालीन स्रोत है, लेकिन जानकारी मौर्य काल के बारे में मिलती है। ठीक, ये भी क्या हो गया, ये भी एक प्रमुख से, ये भी सही हो गया। अच्छा, अगला, मौर्योत्तर काल के जूनागढ़ अभिलेख के इस काल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो जूनागढ़ अभिलेख है तो मौर्योत्तर काल का, किसका है? रुद्रदामन का। रुद्रदामन क्या था? शक शासक था। अभी जब मैं आपको आगे मौर्योत्तर काल बताऊंगा तो उसमें विदेशी आक्रमण हुए थे, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण। तो जो शक था उसी में शक शासक था रुद्रदामन। उसी रुद्रदामन का एक अभिलेख था जूनागढ़ अभिलेख, और जूनागढ़ अभिलेख से भारत के पश्चिम 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 भारत की जानकारी मिलती है कि मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका उसका जो शासन था भारत के पश्चिम में हुआ करता था। इसकी जानकारी किससे मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक, तो ये बोल रहा है कि मौर्य काल के बारे में कोई जानकारी ये नहीं मिलती है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य शासन करता था भारत के पश्चिम में, इस बात की जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो ये क्या हो गया? ये यहाँ लिखता नहीं मिलती है, तो गलत हो गया ये। ठीक, अगला, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से हमें भारत में 4 जातियों के बारे में पता चलता है। तो भाई मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, मैंने बताया था कि इंडिका में तमाम ऐसे आलतू फालतू जिक्र हैं, उल्टे सीधे जिक्र है। मतलब इसमें कितने कितने जातियों के मैंने बारे में बताया था? 4 जातियों के बारे में तो अर्थशास्त्र में जिक्र है 4 जातियों के बारे में, लेकिन जो इंडिका में जिक्र है वो 4 से ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या 4 जातियों के बारे में पता चलता था, ये क्या हो गया? गलत हो गया। 7 जातियों के बारे में जिक्र है, किसमें? इंडिका में। ठीक, तो गलत कथन की पहचान करना है तो बस वहां देख लीजिए कौन कौन सा तीसरा चौथा गलत है। तीसरा तीसरा चौथा ये आप समझ जाएगा आपको सही, डी। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? समसामयिक मतलब कंटेम्पररी। कंटेम्पररी मतलब जैसे आप, समसामयिक का मतलब थोड़ा समझ लीजिए क्या इसका मतलब होता है। जैसे आप हैं, आपकी उम्र होगी 20 साल मान लीजिए। ठीक, अब आप ही के जो दोस्त यार मित्र हैं 20 साल 22 साल 25 साल, वो आपके समकालीन हो गए। तो जब आप बूढ़े होंगे तो आप कहेंगे कि फला आदमी जो ये 20 था ये मेरे समकालीन था। तो उसी प्रकार से ये लोग जो है, पूछा जा रहा है कि कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत। तब ये पूछ रहा है कि कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो इसमें से कौन एक है जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है, मतलब अन्य तीनों के मित्र दोस्त या उनके समसामयिक नहीं है। ठीक है, जैसे बिंबिसार और गौतम बुद्ध तो समसामयिक हो जाए, प्रसेनजीत भी उसी समय का है, लेकिन मिलिंद जो है ये बहुत बाद में आता है। मिलिंद मतलब ये हो गया आपका मौर्योत्तर काल। ठीक, और ये सब बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत ये सब बहुत पहले के हैं, तो ये सब समकालीन नहीं हुए। ये तीनों समकालीन हो गए, लेकिन मिलिंद इनको लोग समकालीन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मौर्योत्तर काल में आता है बहुत बाद में, तो मिलिंद सही हो जाएगा इसमें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये क्या है, सही है गलत है? ये सही है। क्यों? मैंने बताया था कि मौर्य काल में एक याद करने का तरीका पता, चंद्र बिंदु अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, उसके बाद कई शासक आएंगे जो हिस्टोरिकली वेरीफाइड नहीं है, और अंतिम शासक बृहद्रथ है जिसकी हत्या उसी के सेनापति ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और यहाँ पे ब्राह्मण शब्द का बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैं आपको मरणोत्तर काल में बताऊंगा। ठीक, तो पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की थी भाई, किसकी?
अपने शासक बृहदत्त की। दूसरा, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसकी उसने राज सिंहासन हथिया लिया, ये भी सही है। ये मैं अभी को पढ़ाया नहीं हूँ लेकिन ये भी ठीक है। ठीक है। अगला, आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था, ये भी ठीक है। तीनों सही है इसमें। इसमें एक दो तीन हो गया। अगला, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अशोक के शिलालेखों के बारे में ए टू जेड सारी चर्चा मैं कर चुका हूँ। किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृतिक प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक। तो अशोक से संबंधित या मौर्य काल से संबंधित, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित, ये तमाम चर्चाएं मैं आपको अभी तक एकदम पूर्ण कर लिया हूं। ठीक। अब आगे मौर्योत्तर काल, जिसमें कुछ राजवंश होंगे, कुछ विदेशी आक्रमण होंगे। तो कैसे कैसे होंगे, पहले मैं आपको मौर्योत्तर काल का एक खाका बताऊंगा कि हाँ मौर्योत्तर काल में क्या क्या कैसे कैसे घटनाएं, क्या क्या कहाँ पर क्या क्या था। फिर आपको मैं उसमें एक एक उठाऊंगा बताऊंगा। ठीक। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।